हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। तो पंतनगर यूजी एग्जाम एंड स्टेट नर्सिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा पेपर और मोस्टली इट इंक्लूड्स ऑल योर पीवाईक्यूज। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ। याद होगा ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था। तो जो हचिंसन है ये आपका किस कैटेगरी में आता है? ये आता है बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। किस में आता है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस पे बेस्ड है? ये आपका एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन किससे हुआ, कौन किससे ज्यादा रिलेटेड है, कौन किससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जब हम इवोल्यूशनरी ट्री बनाते हैं, इसीलिए ट्री की वजह से इसको हम एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इट इज नोन एज क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहलाता है ये? क्लैडिस्टिक भी कहलाता है। फिर बाकी ऑप्शन देखें तो हचिंसन का ऑप्शन है सी। बट नेचुरल सिस्टम की बात करें तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है? बेंथम एंड हुकर ने। ओके, बाइनोमियल सिस्टम ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है जो दिया गया था कार्ल लीनियस के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो बाइनोमियल मतलब दो वर्ड्स होंगे आपके साइंटिफिक नेम में, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये दिया था आपके कार्ल लीनियस ने। सेम वे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल लीनियस के द्वारा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जुगेशन अकर्स इन। अब नॉर्मली जो कॉन्जुगेशन है वो हम समझते हैं कि किसका फीचर है? नॉर्मली कॉन्जुगेशन इज अ मोड ऑफ पैरासेक्सुअल प्रोसेस इन बैक्टीरिया। किसका फीचर है बेटा? ये बैक्टीरिया का फीचर है। तो यहाँ पे तो बैक्टीरिया में कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है वीट जो कि एंजियोस्पर्म है, फिनेरिया जो कि ब्रायोफाइट्स है, सिलेजिनेला अगेन एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका स्पाइरोगायरा। थोड़ा सा स्पाइरोगायरा को समझते हैं। स्पाइरोगायरा इज अ ग्रीन एल्गी। कैसा है? ग्रीन एल्गी है। दूसरा, स्पाइरोगायरा का नेचर कैसा है? ये फिलामेंटस है। अगर आपको याद होगा तो स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी में इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि उसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है, ऐसे जालीदार नेटवर्क लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है। यहां इसका क्या इंप्लीकेशन है? सपोज करो स्पाइरोगायरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के थ्रू होता है। बेटा सपोज ये दो स्ट्रेन है स्पाइरोगायरा की, ठीक है, और यही स्ट्रेन एक दूसरे से फ्यूज करके मतलब इनका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसको कॉन्जुगेशन क्यों कहते हैं, इसको जरा समझना। इट इज नोन एज कॉन्जुगेशन क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो दो स्ट्रेन्स होती हैं ये दोनों स्ट्रेन्स एक दूसरे से फ्यूज करती हैं। मींस यहाँ से ऐसे एक एक्सटेंशन से आएगा, यहाँ एक्सटेंशन आएगा, इसमें भी एक्सटेंशन आएगा, ऐसे एक्सटेंशन फॉर्म होता है बेटा, जिसके अंदर दोनों के क्या करते हैं? न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट्स अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच two filaments of different strain they fuse together and they help in the sexual reproduction. फिर एल्गी है तो जाइगोट के बाद इसमें मियोसिस होना ही होना है। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका कॉन्जुगेशन और इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। देन अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन स्पोरेंजियम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। ओके, जो स्पोरेंजियम का डेराइव मतलब कहां से डेराइव है? सिंगल सेल से है। ये हम डिस्कस करते हैं जनरली टेरिडोफाइट्स में, या हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। तो अगर आपका व्हाट इज स्पोरेंजिया बेटा? जिसके अंदर कल के दिन क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। अब स्पोरेंजिया दो तरीके से बनता है। पहला, अगर हम बात करें एक कैटेगरी कहलाती है लेप्टोस्पोरेंजिएट या लेप्टोस्पोरेंजिया। ये टाइप ऑफ डेवलपमेंट है स्पोरेंजिया का। तो पहला कहलाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट और दूसरा कहलाता है यूस्पोरेंजिएट। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें अगर सिंगल सेल से स्पोरेंजिया बनेगा, क्या? अगर सिंगल सेल से स्पोरेंजिया बनेगा तो इसे कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट। और अगर ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा, अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, तो ये कहलाता है यूस्पोरेंजिएट।
अब लैप्टोस्पोरेंजिएट का आपका एक एग्जाम्पल है एजोला और यूस्पोरेंजिएट का एक एग्जाम्पल है साइलोटम। ओके, तो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन कि स्पोरेंजिया सिंगल सेल से बन रहा है या ग्रुप ऑफ सेल से बन रहा है, इसके बेसिस पे फिर हम यहाँ दो टर्म और देखते हैं। एक होता है होमोस्पोरेंजिएट और एक होता है हेट्रोस्पोरेंजिएट। अब होमोस्पोरेंजिएट जिसमें सेम टाइप के स्पोरेंजिया बनेंगे, मींस सेम स्पोर्स बनेंगे, सारे स्पोर्स एक जैसे होंगे, होमोस्पोरस स्पीसीज का फीचर है। हेट्रोस्पोरेंजिएट जहां पे दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स फॉर्म होंगे। फिर आता है आपका रूट हेयर इज डेराइव फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन एनाटॉमी से है आपका। रूट हेयर, अब आपको पता है कि जो रूट है, रूट के सरफेस में आप देखेंगे, लेट्स से अगर ये एक रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रूट के सरफेस में ऐसे माइन्यूट हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं which increases the surface area for absorption and these hair like structure are known as root hair। ये क्या कहलाते हैं? रूट हेयर कहलाते हैं। अब अगर जनरली हम रूट हेयर देखें तो जो रूट हेयर का ओरिजिन है वो होता है आपका एपिडर्मिस से। ओके, रूट हेयर का ओरिजिन किससे होता है? एपिडर्मिस से। और हम अगर यहाँ बात करें तो एपिडर्मिस को रूट्स में हम क्या कहते हैं? एपिब्लेमा कहते हैं। ओके, अब कभी कभी इसमें जैसे एक ऑप्शन है पेरिसाइकल। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है किसी प्लांट में, सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल रूट्स कहां से फॉर्म होती हैं? मैं बात कर रहा हूं लेटरल रूट्स की, तो जो वो लेटरल रूट्स है वो पेरिसाइकल से होंगी। अदरवाइज रूट हेयर किससे फॉर्म होती है? एपिडर्मिस से। ओके, और एपिडर्मिस को रूट्स में क्या कहा? एपिब्लेमा। रूट हेयर का काम क्या है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम soil। Then next question, ovule is curved and embryo sac horseshoe shaped। इसका मतलब समझते हैं। अब ओव्यूल की पोजीशन के हिसाब से ओव्यूल की अलग अलग, मतलब ओव्यूल का कैसे ओव्यूल अरेंज है, क्या उसमें फ्यूनिकल माइक्रोपाइल की पोजीशन है, उसके बेसिस पे ओव्यूल की कैटेगरीज होती हैं। जैसे सबसे जो नॉर्मल ओव्यूल है, वैसे सबसे कॉमन तो आपका एनाट्रोपस माना जाता है। अगर हम ऑर्थोट्रोपस की बात करें तो ऑर्थोट्रोपस सिंपल ऐसा है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया इसका फ्यूनिकल, यहाँ पे आपको इसके इंटेग्यूमेंट्स दिखेंगे ऐसे। ओके, और यहाँ पे आपको इसका एम्ब्रियोसैक और न्यूसिलस। तो इसकी कहानी ये है कि इसका माइक्रोपाइल, इसका चेलाइजा और इसका फ्यूनिकल सेम लाइन में होता है। और अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे चेलाइजा और फ्यूनिकल क्या है? एक साथ है। अगर इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दें, कुछ ऐसा घुमा दें कि चेलाइजा कहाँ चले गया? ऊपर, और माइक्रोपाइल कहाँ चले गया? चेलाइजा के अपोजिट, और फ्यूनिकल थोड़ा सा साइड में चले गया, देन इट इज नोन एज योर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या कहलाता? सॉरी, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये है आपका ऑर्थोट्रोपस और ये कहलाता है एनाट्रोपस। अगर आप देखेंगे तो एनाट्रोपस ओव्यूल सबसे कॉमन होता है। फिर यहाँ पे आता है एक एम्फीट्रोपस और कैम्फाइलोट्रोपस। तो एम्फीट्रोपस क्या है? जब आपका ओव्यूल हल्का सा क्या करता है? कर्व्ड हो जाता है। ओव्यूल क्या है बेटा? जब आपका ओव्यूल कर्व्ड हो जाता है, और कर्व्ड होने के साथ साथ उसका जो एम्ब्रियो सैक है वो भी कर्व्ड हो जाएगा। मींस ये कुछ ऐसा है कि ये आपका एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक आपको कर्व दिखेगा। अब इसके बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आपको ऐसे कर्व दिखेंगे। ओके, तो हम इसको कहते हैं आपका क्या? योर एम्फीट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस में ओव्यूल तो कर्व करता, कैम्फाइलोट्रोपस में ओव्यूल के बाकी पार्ट कर्व करेंगे, बट जो अंदर का एम्ब्रियो सैक होगा वो स्ट्रेट रहता है। ठीक है, अब जहां पे एम्ब्रियो सैक भी कर्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं आपका एम्फीट्रोपस या हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल। ओके, क्यों? क्योंकि जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े का जो पांव वाला पोर्शन होता है, सेम उसके जैसा शेप आ जाता है, तब हमने क्या कह दिया? हॉर्स शू शेप्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स। अब अगर आपको याद होगा तो जब पॉलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो कुछ ऐसा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर आपको पता है कि क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। लेट्स से ये आपका ओव्यूल है। ओके, अब जो पॉलन ट्यूब है वो तीन तरीके से एंटर कर सकती है। पॉलन ट्यूब तीन तरीके से एंटर करती है ओव्यूल के अंदर। पहला तरीका होता है बेटा कि पॉलन ट्यूब यूं आई और माइक्रोपाइल से एंटर करी। अगर माइक्रोपाइल से एंटर करती है देन दिस इज नोन एज स्पोरोगैमी। क्या कहलाता है? स्पोरोगैमी।
अगर वो आपके चलाइजा से एंटर करती है, ये कुछ ऐसा होगा कि यहां से आया और यहां से एंटर करके ऐसे घुसा, तो ये कहलाएगा आपका चलाइजोगैमी। और अगर ये आपका तीसरा केस अगर हम डिस्कस करें, अगर ये आपका पॉलन ट्यूब आया और यहां से इंटेग्यूमेंट्स को टीयर करके अंदर घुसा, इन दैट केस इट इज नोन एज योर मीजोगैमी। क्या कहलाता है? मीजोगैमी। सो द क्वेश्चन इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, so this is known as mesogamy. Then we have next question based on the chemicals present. तो पैपेवर इसने क्वेश्चन पूछा है, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, अफीम, ठीक है। ओपियम जो है वो किस प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैपेवर सोमिनिफेरम। किससे हो रही है बेटा? पैपेवर से हो रही है। आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज मॉर्फिन, ठीक है। फिर हम स्मैक भी कहते हैं, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन बिटर पाउडर है ये, ओके। तो आजकल ये इंडिया में भी बहुत कॉमन है कि नाउ पीपल हैव रिजॉर्टेड टू दिस मोड, और ये बहुत ही डिजास्टर्स होता है हमारी हेल्थ के लिए, और ये एडिक्टिव ड्रग है, ओके। मॉर्फिन का यूज तुम्हारा थोड़ा बहुत कहाँ है? मॉर्फिन तुम्हारे एनाल्जेसिक्स वगैरह, पेन किलर वगैरह बनाने में भी यूज होता है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। बट अगर हम इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे ईदर बाय स्मोकिंग और स्नॉटिंग और इंजेक्टिंग, तो ये क्या है कि एडिक्टिव ड्रग है और जो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करती है। पेपेवर रोइयस भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओके। इसमें से भी कुछ फ्लेवोनॉइड्स डिराइव होते हैं, बट प्रोलॉन्ग यूज इसका लिवर की टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन हम बात करते हैं एट्रोफा बेलाडोना। इससे एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वाला केमिकल मिलता है जिसे कहते हैं एट्रोफिन। अब ना जो एट्रोपिन है ये आपका डायलेशन ऑफ पिपल के लिए यूज होता है, हार्ट एलिमेंट्स में ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये WHO ने एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में भी इसे डाल रखा है, बहुत एक्सपेंसिव ड्रग नहीं है। फिर आता है कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिस सटाइवा जैसे हिली एरियाज में भांग का पौधा लगाते हैं, उसे कैनाबिस सटाइवा कहते हैं। इससे जो ड्रग मिलती है दैट इज नोन एज कैनाबिनॉइड्स। तो सिंपल भाषा में जो हम जैसे चरस, गांजा, मैरिजुआना, हशीश, ये सब कहते हैं, ये आपका क्या है? कैनाबिनॉइड्स में आता है। देन आता है एनोना स्क्वैमोसा फ्रूट इज। अब जो फ्रूट्स हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं बेटा। जैसे सिंपल फ्लैशी फ्रूट किसे कहा? लेट्स से जो एक सिंगल ओवरी से डेवलप हुआ उसे हमने कहा सिंपल फ्रूट। किससे डेवलप हुआ? सिंगल ओवरी से डेवलप हुआ। अब अगर आप नोटिस करेंगे, लेट्स से आप नोटिस करेंगे किसको? आप, हम मैंगो की बात करते हैं, तो मैंगो की बात करते हैं तो उस केस में ये किस कैटेगरी में आता है? मैंगो आता है आपका फ्लैशी फ्रूट में, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो इसके ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, मतलब ड्राई फॉर्म, जैसे हो गया लेग्यूम। पल्सेस को देखिए तो वो क्या है? आपके लेग्यूम में आते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एनोना स्क्वैमोसा, ये आपका सीताफल है बेटा, ठीक है, इसमें कैसा फ्रूट प्रेजेंट है? तो मैं आपको फ्रूट की कैटेगरी बता रहा हूं कि कुछ फ्रूट क्या होते हैं। जैसे सिंपल फ्रूट किसे कहते हैं? जो किससे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल ओवरी। नाउ दे कैन बी फ्लैशी और दे कैन बी ड्राई इन नेचर। फिर हम बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट की, और एक होता है कंपोजिट फ्रूट। अगर हम एग्रीगेट फ्रूट की बात करें तो ये बनता है आपका मल्टी कार्पेलरी। किससे? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस फ्रूट से। इससे बना मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस फ्रूट से ये बनता है। तो एग्रीगेट फ्रूट आपका किससे बनता है? एग्रीगेट फ्रूट बनता है आपका किससे बेटा? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से, नॉट फ्रूट, ठीक है। तो ये सिनकार्पस ओवरी मतलब एक से ज्यादा ओवरी कार्पेल्स हैं और वो सबके सब फ्री हैं, उससे बनता है आपका एग्रीगेट फ्रूट। अब जो आपका एनोना स्क्वैमोसा है, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। यहां एक और कैटेगरी दी है, दैट इज ऑफ कंपोजिट फ्रूट। तो कंपोजिट फ्रूट किसे कहते हैं? कंपोजिट फ्रूट वो फ्रूट है जहां पे पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, मींस ऐसा फ्रूट जो किससे बनता है? पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट में। दैट इज नोन एज कंपोजिट फ्रूट। जैसे एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी फॉर एग्जांपल, ओके। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ फ्रूट और इसका आंसर है आपका एग्रीगेट फ्रूट।
अब आते हैं अगले, द प्रेजेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फिनोटिपिक वेरिएशन इन F1 जनरेशन सजेस्ट दैट कैरेक्टर इज इनहेरिटेड बाय। इसका मतलब यह है कि किसी पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन क्या है कि किसी पेरेंट्स के बीच में आपने क्या कराया, क्रॉस कराया, जिसकी वजह से F1 जनरेशन में आपको क्या मिला, कॉन्टिन्यूअस फिनोटिपिक वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस फिनोटिपिक वेरिएशन का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिली F1 जनरेशन में। ये कब पॉसिबल है, या ये क्या बताता है कि कैरेक्टर कैसे इनहेरिटेड है। अब पहला टर्म है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस तो जो है ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होता है। मींस एक अलील जो किसी एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वो जब किसी दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट अलील या जीन को मास्क कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा। पर ये प्रॉब्लम है, ये नॉन एलिलिक है, ठीक है, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है ये, तो ये इसका एग्जाम्पल तो नहीं है। दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो क्रोमोसोम रिकंबाइन करते हैं, ये बेसिस है आपका वेरिएशन का। ओके, रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में होता है। तीसरा है आपका जीन लिंकेज। लिंकेज तो बेसिकली क्या है, लिंकेज तो वैसे भी वेरिएशन को बढ़ावा नहीं देता, लिंकेज तो पेरेंटल कैरेक्टर्स को ही रिटेन करता है। जब कोई दो जीन स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दिखाते हैं एक साथ एक्सप्रेस होने की, तो उसे कहा जाता है लिंकेज। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जब बहुत सारे जीन्स मिलके किसी एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, लेट्स से 3 या 4 जीन मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा स्किन कलर। जो ह्यूमन में स्किन कलर होता है उसका बहुत कॉमन एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये आपके 3 जीन से कंट्रोल्ड होता है, दैट इज ए बी बी एंड सी। अगर किसी में इसके डोमिनेंट फॉर्म है तो ये डार्क कलर ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर किसी में इसका बिल्कुल रिसेसिव फॉर्म है तो ये बहुत ही लाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब 3 जीन है, इमेजिन कर लो कि अगर आप में कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी प्रेजेंट है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क नहीं होगा, और किसी में तीनों प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। मतलब क्या हो रहा है, ये एक पॉपुलेशन देखेंगे तो सब में ये जीन्स अलग अलग मिलेंगे। इसका मतलब है ये क्या शो कर रहे हैं, अलग अलग फिनोटिपिक वेरिएशन दिखाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपका है इसका आंसर आपका है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, देन अगला है आपका फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो है इट इज अ फीचर ऑफ C3 प्लांट्स। पहली बात तो ये याद रखिए, फोटो रेस्पिरेशन का एनिमल से कुछ लेना देना नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन किसका फीचर है बेटा, C3 प्लांट्स का फीचर है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी O2 का कॉन्सेंट्रेशन CO2 से हाई होगा मीजोफिल सेल्स के अंदर, किसके अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर, तो नॉर्मली जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज रुबिस्को, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स ना करके किसको फिक्स कर देगा, O2 के साथ। तो ये बेसिकली O2 को RuBP के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। अब यहां पे अगर हम थोड़ा सा ऐसे जनरल समझे तो फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनल्स में होता है। पहला आपका क्लोरोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट कनेक्टेड होता है आपका पेरोक्सीसोम से, और पेरोक्सीसोम कनेक्टेड होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से। इन तीनों में मिला के फोटो रेस्पिरेशन होता है, बट इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पेरोक्सीसोम की, क्योंकि पेरोक्सीसोम के पास एक एंजाइम है कैटलेज। ये एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट को, बेसिकली फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में, और ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है तुम्हारा ग्लाइसिन में। अब इस कन्वर्जन के दौरान क्या है, एक हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका ब्रेकडाउन अगेन वापस कौन करेगा, आपका पेरोक्सीसोम करेगा। तो पेरोक्सीसोम का काम समझिए, पेरोक्सीसोम का काम है पहला तो ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनाना, इसके दौरान एक हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको भी लेस हार्मफुल फॉर्म या नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सीसोम का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
उसके बिना फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, इसीलिए इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, पेरोक्सिसोम। ऑल्दो आई एम टेलिंग यू कि फोटो रेस्पिरेशन जो है उसमें तीनों ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट इज योर पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोलॉजी, ये इकोसिस्टम से क्वेश्चन है। इन अ फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज डिपिक्टेड बाय। अब फूड चेन जो है, अगर आपको किसी भी फूड चेन की स्टडी करनी हो तो हम उसकी स्टडी इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बेसिस पे करते हैं। मींस अगर मैं आपसे कहूँ एक जंगल है, आपको इसकी स्टडी करनी है कि यहाँ कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितने एनिमल्स हैं, कैसे पता करोगे? तो उसके लिए हम पिरामिड्स को यूज करते हैं और वो पिरामिड कहलाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो पिरामिड 3 टाइप के होते हैं, आप नाम से ही समझ जाएंगे इसको। पहला पिरामिड है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। मींस आपने सिंपली क्या किया, आपने चेक किया कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। मैंने आपसे कहा जंगल जाओ और चेक करो कि वहां कितने ट्रीज हैं, कितने ग्रासेस हैं, कितने हर्ब्स हैं, कितनी श्रब्स हैं, कितने क्लाइंबर्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, तो आप काउंट करके लाए। तो जब काउंट करके उनका पिरामिड बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, दूसरा हम कहते हैं आपका यहाँ पे ऑप्शन है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी पास हो रही है, इसका डिपिक्शन इज नोन एज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स सबको पता है कि ओनली प्लांट्स हैव एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज, तो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके 1000 जूल एनर्जी बनाई। अब प्लांट को कोई एनिमल कंज्यूम कर रहा है तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी, उस एनिमल को कोई और एनिमल कंज्यूम कर रहा है तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो बेसिकली यहाँ क्या दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। आपको याद होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर 10% लॉ को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है 1000 है, यहाँ 100 जूल है, फिर यहाँ 10 जूल है। तो आपको कोई ऐसा पिरामिड दिख रहा है जिसमें एनर्जी है, या सिंपली ऐसे जूल मेंशन किया या किलो कैलोरी मेंशन किया है, तो ये कहलाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी ट्रांसफर को शो करता है। फिर आता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास नाम से ही समझ जाओ, मास, मास का मतलब क्वांटिटी। तो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड है कि टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल। तो अगर आपको किसी फूड चेन में ये पता करना हो कि टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल कितना है, तो आप किसकी हेल्प से करेंगे या कैसे डिपिक्ट करेंगे उसको, यू डिपिक्ट इट यूजिंग पिरामिड ऑफ बायोमास। उसको किसकी हेल्प से करेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास की हेल्प से करेंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर कल्चर। अभी आज के समय में मेनी पीपल इन लेट्स से अर्बन एरियाज आर आल्सो अर्निंग वेरी गुड। छोटे से एरिया में एग्रीकल्चर करके या प्लांट्स को ग्रो करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो उसमें बहुत बार नाम सुनने में आता है कि ये कुछ टेक्निक यूज कर रहे हैं जैसे हाइड्रोफोनिक्स या एरोफोनिक्स। अब क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि प्लांट्स को ग्रो करना है, पर किस में ग्रो कर रहे हो, वाटर कल्चर में। नॉर्मली प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में, पर आप किस में ग्रो कर रहे हो, वाटर कल्चर। वाटर के साथ कल्चर इसलिए जोड़ा क्योंकि वाटर के साथ कुछ मिनरल्स ऐड ऑन किए जाएंगे, ठीक है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। अगर आपको याद होगा तो 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट या एसेंशियल होते हैं, उनको ऐड करेंगे ताकि प्लांट में सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस हो सके। तो जब वाटर कल्चर में ग्रो करते हैं तो इसको कहते हैं आपका हाइड्रोफोनिक्स। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोनिक्स। ओके, तो इसका आंसर है हाइड्रोफोनिक्स। इसी से रिलेटेड एक और फिनोमेना अगर हम जाने तो एक टर्म होता है एरोफोनिक्स। एरोफोनिक्स का मतलब है कि जैसे एक तार में कपड़े सुखाते हैं वैसे एक तार में कपड़े प्लांट्स टांग दो और उनकी रूट्स में सिंपली आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। जैसे आप बहुत बार वो कॉलिन को शीशे में स्प्रे करते हैं, ऐसे ही आपके पास एक सॉल्यूशन होगा, उसमें आपने सारे न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हैं वो पर्टिकुलर अमाउंट में ऐड कर रखे हैं, तो आप उस सॉल्यूशन का रूट्स के ऊपर क्या करिए, स्प्रे करिए। तो आप स्प्रे इससे क्या होगा, इससे भी प्लांट्स को सारी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो हवा में ग्रो कर रहे हो प्लांट्स को, इसीलिए हमने कह दिया इसको एरोफोनिक्स या फिर सिंपल एयर कल्चर भी कह सकते हैं। Which of the following is a chain initiation code? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ जेनेटिक कोड की, किसकी, जेनेटिक कोड की।
तो जेनेटिक कोड में हम पढ़ते हैं कि एक इनिशिएटर कोडॉन होता है। इसका मतलब है कभी भी ट्रांसलेशन शुरू होगा तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर कोडॉन को एमआरएनए में पढ़ा जाएगा, उसे कहते हैं इनिशिएशन कोडॉन। तो जो इनिशिएशन कोडॉन होता है वो है आपका AUG। क्या है बेटा? AUG। और AUG जो है वो कोड करता है एक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के लिए जिसे हम कहते हैं मिथ्योनिन। किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन के लिए। ओके, और मिथ्योनिन में क्या प्रेजेंट है? ये वो एमिनो एसिड है सिस्टीन के अलावा जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें तो जो AUG है इसको दो डुअल कोडॉन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? डुअल कोडॉन। डुअल मतलब दो। तो क्यों कहा इसको डुअल कोडॉन? दो इसलिए कहा क्योंकि पहला एक तो ये किसके लिए कोड कर मिथ्योनाइन के लिए, दूसरा ये कैसा कोडॉन है? ये इनिशिएटर कोडॉन है, मतलब ट्रांसलेशन इसी से शुरू होगा। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका AUG। फिर थोड़ा सा बात करते हैं UAA की। अगर हम बात करें तो याद रखना 64 कोडॉन्स में से 3 कोडॉन ऐसे हैं, UAA, UAG एंड UGA। UAA, UAG एंड UGA ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन है। ये तीनों किसी भी कोडॉन एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। The process of fertilization where one male gamete fuses with egg and other male gamete fuses with the secondary nucleus is known as। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की, और वो भी किसमें बेटा? प्लांट्स में। और प्लांट्स में भी बात करें तो हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स। इनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक फीचर होता है एंड दैट फीचर इज योर डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग, एक एग से फ्यूज कर रहा है और दूसरा फ्यूज कर रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? जो आपका पॉलन है मेल गैमेटोफाइट, इसमें होते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाता है जिन्हें हम कहते हैं मेल गैमेट। क्या कहते हैं? मेल गैमेट। स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, फिर आया आपका स्टाइल। मैं जानबूझ के स्टाइल छोटा दिखा रहा हूं, और इसके नीचे आया आपका ओवरी। ओवरी के अंदर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर अगर हम देखें तो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियो सैक। क्या प्रेजेंट है? यह है आपका एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में 3 सेल होते हैं ऊपर की तरफ को, चेलाइजा की तरफ, जिनको हमने कहा क्या? एंटीपोडल्स। 2 सेल होते हैं नीचे सिनर्जिड, एक होता है एग, और एक सेल होता है सेंटर में जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं इनको। अब होता क्या है? एक मेल गैमेट आएगा और फ्यूज करेगा एग के साथ। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? एग के साथ, और ये कहलाता है प्रोसेस आपका सिनगैमी। क्या कहलाता है? सिनगैमी। तो सिनगैमी जो हमने कहा कि मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग, सिनगैमी, और सिनगैमी से क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है। ये वही जाइगोट है जो आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है। दूसरा जो मेल गैमेट होता है, सेकेंड मेल गैमेट जो है, वो फ्यूज करेगा आपका सेंट्रल सेल के साथ। अब थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, या सेंट्रल सेल को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, तो 2 न्यूक्लियस इसके और एक न्यूक्लियस किसका आया? मेल गैमेट का। तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में कितने गैमेट फ्यूज कर रहे हैं बेटा? 3 गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, सॉरी, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा होगा नेचर में? ट्रिप्लॉइड। तो क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पहला सिनगैमी, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल्स टू डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आएगा एंडोस्पर्म का प्लॉइडी क्या है, या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक प्लांट में 16 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो याद रखना जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड है नेचर में। कितना है बेटा? ट्रिप्लॉइड है, 3n।
इसका मतलब है अगर प्लांट में 16 क्रोमोसोम है तो हाफ कितने होंगे? 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना एंडोस्पर्म कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एंडोस्पर्म का यूज क्या है। तो एंडोस्पर्म का यूज ये है कि जब आपका जाइगोट, क्या बेटा, जब आपका जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में चाहिए बहुत सारी एनर्जी। जाइगोट डिवाइड करेगा एंड इट विल फॉर्म अ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। तो वो एनर्जी उस समय जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कौन देगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का काम है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट के दौरान इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट। तीसरा क्वेश्चन अगर ये कभी एम्ब्रियो सैक से आ सकता है कि एम्ब्रियो सैक की कंडीशन कैसी है, तो एम्ब्रियो सैक है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। लास्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक के अंदर इकलौता डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बताओ। अगर ये आपसे पूछेंगे कि एम्ब्रियो सैक के अंदर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो होता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल भी कहते हैं। रिमेंबर दिस। सो दैट वाज रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन। देन आते हैं पॉपुलेशन टर्म्ड आर स्ट्रेटेजिस्ट। देखो अब इसको सिंपल भाषा में आर सिलेक्शन भी कहते हैं। अब नेचर में जो है ना, ये एक प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है बेटा। ये बताता है कि नेचर में पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है। तो ये इसका कहना है कि एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं, और अनलिमिटेड है तो कोई भी जो पॉपुलेशन होगी वो कैसे ग्रो करेगी? बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। अगर हम इस सिलेक्शन की बात करें, आर स्ट्रैटेजिस्ट जो हम कहते हैं, तो आर स्ट्रैटेजिस्ट में हमेशा कैसी ग्रोथ की बात की जाती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की जाती है कि रिसोर्सेज के साथ मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। तो आप अगर एक ग्राफ देखेंगे सीधा ऊपर को जा रहा है। तो यहाँ पे इसने फीचर पूछा है कि आर स्ट्रैटेजिस्ट के क्या क्या फीचर होते हैं। तो ये देख के आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये कैसा ग्रोथ कर्व है? जे शेप्ड ग्रोथ कर्व है। ठीक है, दूसरा इसने बात करी है टाइप थर्ड सर्वाइवर कर्व। अब जो सर्वाइवर कर्व होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड की एक यूनिक फीचर है, मतलब मैं अगर आपको इसकी कहानी बताऊं तो ये एक ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है जो बोलता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है, ढेर सारे पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर देगा। अब जहां पे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा या प्रोजेनी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है ना बेटा, वहां एक लॉस है कि वहां पे पेरेंटल केयर कम होगा, या ये ऐसा मोड है जिसमें लेस पेरेंटल केयर अकर्स, या हम कहते हैं कि लेस पेरेंटल केयर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे पेरेंटल केयर बहुत कम होती है, मतलब इतने बच्चे हैं कि उनकी केयर कर ही नहीं पाते। तो टाइप थर्ड सर्वाइवर कर्व उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जहां पे अगर जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हुआ है, यंग स्टेज में है, तो यंग स्टेज में उसके सर्वाइव करने के चांस बहुत कम होते हैं। बट एज सुन एज वो एडल्ट में आ गया तो रिलेटिवली उसके सर्वाइव करने के चांस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इनिशियली उसके सर्वाइव करने के चांस कम है और बाद में उसके सर्वाइव करने के चांस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। टाइप थर्ड का जो कर्व है वो कुछ ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, फिर आता है आर यूजुअली पायनियर स्पीसीज, मतलब ये किसी भी एरिया में सबसे पहले इन्वेट करने वाली स्पीसीज में से एक होंगी। तो हाँ, ये इसके ऊपर लागू होता है। तो जो आर स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो कैसी होती हैं? आपकी पायनियर स्पीसीज होती हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल बताऊं, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स में इनको बहुत फॉलो होता है। देखो आप नोटिस करेंगे कि इंसेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर देते हैं, बेहिसाब बच्चे प्रोड्यूस कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका बेसिकली इंसेक्ट्स और रोडेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि वो इसको शो करते हैं। तो इनमें देखा गया है, एक रोडेंट्स हो गया, दूसरा इंसेक्ट्स हो गया, इनमें कैसा ग्राफ देखा गया है बेटा? आर स्ट्रैटेजिस्ट कर्व नोटिस किया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल द अबव। देन हम बात करते हैं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन अ सॉल्यूशन। अब ये तुम्हारा वाटर पोटेंशियल से क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो व्हेन अ सॉल्यूशन ए हैविंग वाटर पोटेंशियल, कितना है इसका? -8 है इसका वाटर पोटेंशियल, और दूसरे का वाटर पोटेंशियल कितना है? -3 है। कितना है? -3 है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इन दोनों को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, दो सिस्टम है, इनको सेपरेट कर दिया गया है। तो लेट्स से ये आपका सिस्टम है और यहां हो गई आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये ए है, ये बी है। ए का कितना है बेटा? -8 बार, और बी का कितना है? -3। अब जब नेगेटिव में नंबर्स जाते हैं ना,
तो हमेशा याद रखना है कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना कम वैल्यू होती है उसकी, जितना कम नेगेटिव होगा उतना ज्यादा वैल्यू होती है। तो बेसिकली जो वाटर है वो हमेशा कहां से कहां मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। कहां से कहां मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल किसका है, ए का, बी का है, और लो वाटर पोटेंशियल किसका है, ए का है। तो हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर के अंदर कितनी फ्री एनर्जी है, ठीक है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 माना जाता है। अब थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दीजिए, तो सॉल्यूट ऐड करने से सिंपली क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए, तो अब उसका वाटर पोटेंशियल कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो कहां से होगा बेटा, बी से ए की तरफ होगा, क्योंकि बी का वाटर पोटेंशियल हाई है और ए का वाटर पोटेंशियल कम है। तो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फ्रॉम बी टू ए। इज दैट क्लियर? देन हम बात करते हैं CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स की बात करते हैं। ये पूछ रहा है कि C3 प्लांट्स में CO2 एक्सेप्टर कौन होता है। अब C3 प्लांट्स की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का काम होता है ATP और NADPH बनाना, इसको हम एसिमिलेटरी पावर्स भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन का काम है इसी ATP और NADPH को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना बेटा, रिड्यूस करना, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। इसका मतलब है कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, बायोसिंथेटिक फेज है, मतलब यहाँ पे खाना बनता है, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। अब इसने पूछा है, अब जो कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रोसेस है, CO2 से ग्लूकोज बनना कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे तब जाके फाइनली आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो इसमें इसके बेसिस पे क्या है कि CO2 से सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, इसके बेसिस पे 2 प्रकार के प्लांट्स हैं बेटा। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें CO2 को फिक्स करने के दौरान सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो जिनमें पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड बना उन्हें कहते हैं C3 प्लांट्स, और जिनमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड बना उन्हें कहते हैं C4 प्लांट्स। अब C4 प्लांट का एक एग्जांपल है व्हीट और शुगर केन। तो C4 में जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और C3 में पहला बनता है दैट इज PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि CO2 एक्सेप्टर, अब आप कभी होटल जाते हैं तो आप सबसे पहले रिसेप्शन के पास जाएंगे, आप उसको बोलेंगे कि मेरी बुकिंग है, मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई है, या मुझे बुकिंग चाहिए, तो आप उसको बताएंगे ना, तभी वो आपको हेल्प कर पाएगा। सेम चीज यहाँ पे, अगर CO2 को फिक्स भी कर रहे हैं तो CO2 किसी के साथ तो रिएक्ट किया होगा, तब जाके पहले क्या बना होगा, 3 कार्बन कंपाउंड बना होगा, इसमें 4 कार्बन कंपाउंड बना होगा। तो CO2 एक्सेप्टर C3 में पूछा है, तो C3 प्लांट्स का जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है बेटा RUBP। क्या होता है, RUBP, रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब कभी कभी इससे एक और क्वेश्चन आएगा कि CO2 एक्सेप्टर में कार्बन कितने हैं, तो कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 5 कार्बन, ठीक है। तो इसका आंसर है CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इज RUBP। अब अगर तुमसे कभी C4 प्लांट का CO2 एक्सेप्टर पूछा, तो C4 प्लांट का जो CO2 एक्सेप्टर होता है दैट इज PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कौन है बेटा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और ये जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं PEP में, 3। RUBP में कितने होते हैं, 4। और ये दोनों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अब जब हम स्पीसीज की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं तो एक डेफिनेशन आती है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कि कोई स्पीसीज क्या है। तो जनरली हम बात करते हैं स्पीसीज की डेफिनेशन में, अगर हम जाएं तो हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which have ability to reproduce with each other and produce fertile viable offspring। तो हम एक टर्म बोलते हैं fertile, फिर हम एक टर्म बोलते हैं viable, और एक टर्म बोलते हैं reproduce, जिनके पास रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है।
तो ये बोल रहा है कि जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है ये किस पे बेस्ड होता है, मेनली बेस्ड ऑन, पहला है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, दूसरा है फिजियोलॉजिकल फीचर्स, तीसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और चौथा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज में इंक्लूड करते हैं ना, या हम कहते हैं कि दो अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे ह्यूमन का और हमने लेट्स से मंकी कह दिया, तो हम दो अलग अलग स्पीसीज हैं बेटा। तो जब हम दो अलग अलग स्पीसीज की बात करते हैं इसका मतलब है वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो बेसिकली बेस्ड होता है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। इसका मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीसीज हैं दे कैन नॉट मेट विथ ईच अदर एंड ओवर टाइम दे विल फॉर्म टू डिफरेंट स्पीसीज। तो ये किस पे बेस्ड है बेटा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। तो पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अब अगर मैं ये अर्थ का एटमॉस्फेयर दिखाऊं और यहां से सनलाइट आ रही है तो सन में एक प्रकार की रेडिएशन आती है जिसे कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। इन सब की वजह से आपको हीट महसूस होती है, या जो धूप हम कहते हैं कि धूप में गर्मी लग रही है वो किसकी वजह से है, इंफ्रारेड की वजह से है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, अभी जैसे दिन में धूप आई, आप सब धूप में बैठे और आपने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है, खाली क्या होती है बेटा, कन्वर्ट होती है। तो जो एनर्जी, सपोज करो मैंने खाना खाया और खाना खाने से एनर्जी आई, अब अभी मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इतनी देर से, तो जाहिर सी बात है कि मेरी एनर्जी इसमें खर्च होगी, तो मैंने खाई किसी फॉर्म में, रिलीज किसी और फॉर्म में हुई। तो ऐसे ही हर जो अर्थ में लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं सब क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट भी करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं। अब ये जो हीट हमने रिलीज करी ये मोस्टली स्पेस में चले जाती है, पर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इनका काम है कि ये इस हीट को ट्रैप करती हैं। इंटरेस्टिंगली अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे ना हो तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, वो तो एक अलग चीज है। अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो -15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -15 डिग्री। जहां आप बैठे हैं कितना होता है, -15। तो CO2 का काम है वो हीट को ट्रैप करती है, और ट्रैप करने के बाद अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या अर्थ का जो इनसाइड का एरिया है उसका टेम्परेचर रहने लायक बनाती है। क्योंकि ये हीट को ट्रैप कर लेती है इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ग्रीन हाउस शब्द कहां से आया है, वो जो पॉली हाउसेस खेती करने में यूज होते हैं। आप कभी उसके अंदर जाइए, आप देखेंगे कि उसके अंदर हीट ट्रैप तो हो जाती है पर बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, तो इसीलिए ग्रीन हाउस शब्द आया है। तो अब ऐसी दो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो है आपकी CH4 एंड CO2। अब ग्रीन हाउस का होना कोई खराब चीज नहीं है एटमॉस्फेयर में, बट हमने क्या कर दिया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ गई है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आने से क्या होगा कि अर्थ के जो सरफेस टेम्परेचर है उसमें एवरेज इंक्रीज हो रहा है, और इसी की वजह से होता है एक इफेक्ट जिसको आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, कि अर्थ का टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, नेचुरली भी बढ़ता है बट ह्यूमन ने बहुत ज्यादा स्पीड अप कर दिया है इसको। देन आते हैं द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, अगर आप देखेंगे तो ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में भी मेंशन है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं लिविंग फ्लूइड। तो जो हमारे सेल के अंदर लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसी साइटोप्लाज्म में सारे न्यूक्लियस सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और सेंटर में आपका न्यूक्लियस है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दीजिए, रिमूव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर मैं यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दूं तो क्या बचा बेटा, बेसिकली क्या बचा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द ऑर्गेनल्स। तो ये अपने आप में एक लिविंग फ्लूइड कहलाता है जो लिविंग एक्टिविटी कॉज कर सकता है, इसीलिए टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म, P फॉर प्रोटोप्लाज्म, P फॉर पर्किंज। सबसे पहले जो टर्म था प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, पर्किंज ने दिया। ओके, फिर बात करते हैं डुज़ार्डिन। तो जो डुज़ार्डिन है इनका काम है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले बताया श्रिंकिंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जरूरत पड़ने पे श्रिंक, सिकुड़ सकता है। ओके, फिर हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक। ये सभी जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया, सेल डिस्कवर किया, और कैसा सेल डिस्कवर किया, डेड सेल। किसमें डिस्कवर किया,
ओक ट्री की बार्क में, ठीक है, ओक बोले तो बांज का पेड़, इसको वाटर रिसाइकलर भी कहा जाता है इस पेड़ को, और बार्क में भी किस पोर्शन में देखा, कॉर्टेक्स में देखा, ठीक है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बोला था, तो ये आपका है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, ओके। फेगोसाइटोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, फेगोसाइटोसिस क्या होती है, इसको बहुत बार एक और नाम दिया जाता है सेल एनगल्फिंग, सेल ईटिंग, ठीक है, या सेल का किसी चीज को एनगल्फ करना, किसी चीज को कंज्यूम करना, दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो सेल की जो ईटिंग होती है दैट इज फेगोसाइटोसिस। याद होगा तो WBCs में जो मोनोसाइट्स हैं वो भी आपके फेगोसाइटोटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइसोसोम फेगोसाइटोटिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। सिंपली किसी सेल को, किसी चीज को डाइजेस्ट कर देना, किल कर देना। तो फेगोसाइटोसिस जो टर्म है वो सबसे पहले दिया था मैटकिन-कॉफ ने, याद रखना, दिस टर्म वाज गिवन बाय मैटकिन-कॉफ। हक्सले जो हैं इन्होंने आपका लोकोमोशन मूवमेंट में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी है। इन्होंने बताया है कि हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे करती है, ठीक है। फिर आता है आपका फिशर। फिशर जो है इनका जो मोस्टली रोल है वो आपका बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। मींस इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आपके न्यूक्लिक एसिड, इन्होंने बताया कि कैफीन जो है, कैफीन में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे इनका रोल है। तो यहां पे आपका आंसर है मैटकिन-कॉफ। ऑसवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन, ओके, अब ये बड़ा यूनिक सा नाम है, ऑसवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली, पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर दिया, मतलब जनरली हम समझते हैं कि किसका क्लासिफिकेशन है ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके लिए है बेटा? दिस क्लासिफिकेशन इज प्राइमरीली फॉर प्लांट्स। किसके लिए दिया इन्होंने क्लासिफिकेशन? प्लांट्स के लिए दिया। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि ये बेस्ड किस में है, तो इन्होंने क्या था कि किसी ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो है या नहीं है, क्या बेटा एम्ब्रियो है या नहीं है, इसके बेसिस पे प्लांट को डिवाइड किया। जैसे इन्होंने कहा कि जिसमें एम्ब्रियो होगा उसको क्या बोला? एम्ब्रियोफाइटा। क्या बोला? एम्ब्रियोफाइटा। और जिसमें एम्ब्रियो नहीं होगा उसको क्या बोला? थैलोफाइटा। तो अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, प्लांट किंगडम में ऐसे कौन से प्लांट्स हैं या ऐसा कौन सा सब डिवीजन है जिसमें एम्ब्रियो नहीं होता है? देयर इज ओनली वन, दैट इज एल्गी। थैलोफाइटा में क्या आ गया? एल्गी। फिर इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया बेटा, इन्होंने एक नाम दिया जैसे स्पर्मेटोफाइटा। क्या बोला? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मतलब जिनमें सीड बनता है, और दूसरा बोला ट्रैकियोफाइटा, ठीक है, जिनमें आपका जाइलम वेसल्स तो होते हैं बट सीड नहीं बनता। सिंपल भाषा में कहूं तो इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को डिवाइड किया, एक जगह डाला टेरिडोफाइट्स को और दूसरी जगह डाला एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को, ठीक है। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जो मेरा पॉइंट था वो सिंपली किस पे बेस्ड था कि जो टिप्पो क्लासिफिकेशन है ओसवाल्ड का वो किस पे बेस्ड है? बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। किस पे बेस्ड है ये? एम्ब्रियो की प्रेजेंस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what will be the number of pollen grains in an inflorescence of Asteraceae with 10 actinomorphic flowers and 20 pollen grains in each anther? इसने कहा है, पहले तो इसमें हिंट देखते हैं, एस्टेरेसी फैमिली कही है और कितने एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हैं? 10 फ्लावर्स हैं और कितने पॉलन ग्रेन है? 20 पॉलन ग्रेन्स है ईच एंथर में, ओके। अब एस्टेरेसी, इस क्वेश्चन को करना कैसे बेटा? एस्टेरेसी की ये जो फैमिली है इसकी एक खासियत है कि इसमें एक फ्लावर में कितने एंथर प्रेजेंट होते हैं? 5। एक फ्लावर में कितने एंथर हैं बेटा? 5 एंथर हैं, ठीक है। अब कितने फ्लावर्स दिए इन्होंने? 10 एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। तो टोटल जो एंथर हो गए वो कितने हो गए? 10 into 5। कितने एंथर हैं बेटा टोटल? 50 एंथर हैं। अब एक एंथर में कितने पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं? 20 पॉलन ग्रेन होते हैं। तो 50 एंथर में कितने प्रोड्यूस हुए? द आंसर वुड बी 50 into 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1000। तो 50 में कितने प्रोड्यूस होते हैं बेटा? 1000। तो इसका आंसर है आपका डी, दैट इज 1000 पॉलन ग्रेन्स।
तो ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रैक्ट एनक्लोजिंग क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, जब ब्रैक्ट्स में क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ये आपका बेसिकली मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है। तो जो ब्रैक्ट्स एनक्लोजिंग क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनवॉल्यूकर। क्या कहते हैं? इनवॉल्यूकर। मतलब जब किसी फ्लावर्स का क्लस्टर है और उसके चारों तरफ एक कवरिंग है तो उसे हम कहते हैं इनवॉल्यूकर। ओके, फिर इसमें नाम देखें। सेपेल क्या है? सेपेल इज बेसिकली ग्रीन वॉल दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट साइड। इसका काम क्या है? ये एक फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। किस स्टेज में? बर्ड स्टेज में। बेसिकली इट जॉब इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। फिर दूसरा हम कहते हैं स्टाइप्यूल। स्टाइप्यूल क्या है? स्टाइप्यूल आपके लीफ से जुड़ा हुआ शब्द है। ये लीफ का पेटियोल है, ये लीफ का लेमाइना है। जब पेटियोल के बेस में एक ऐसे लीफी स्ट्रक्चर मिलेगा, हल्का सा फर जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज नोन एज स्टाइप्यूल। क्या कहलाता है ये? स्टाइप्यूल कहलाता है। ब्रैक्ट, तो अगेन वही क्वेश्चन पूछ दिया इसने, ब्रैक्ट है क्या बेटा? टेक्निकली ब्रैक्ट होता क्या है? जो फ्लावर का स्टॉक होता है पेडिसल, ठीक है, अगर फ्लावर के बेस में आपके ऐसे लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं देन इट इज नोन एज ब्रैक्ट। क्या कहलाता है? ब्रैक्ट कहलाता है। अगर फ्लावर के बेस में आपको लीफी स्ट्रक्चर मिलेंगे देन इट इज नोन एज ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो फ्लावर को कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर नहीं है तो उसे कहते हैं आपका ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, और इसका अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ ग्रामिनी। तो ये पूछ रहा है कि ग्रामिनी का जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है वो क्या है? तो ग्रामिनी दूसरा नाम है आपका बेटा पोएसी का। पोएसी में क्या आता है आपका? पोएसी बेसिकली इंक्लूड ग्रास फैमिली। क्या प्रेजेंट है इसमें? ग्रास फैमिली प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पोएसी या ग्रामिनी का जो फ्रूट है वो क्या है? इसका जो फ्रूट होता है दैट इज कैरियोप्सिस। क्या होता है बेटा इसका फ्रूट? कैरियोप्सिस। अब कैरियोप्सिस की एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि जो इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट में जो सीड कोट है, क्या बेटा? सीड कोट। जो इसका सीड कोट होता है बेसिकली इट इज, सीड कोट इज फ्यूज्ड विथ ओवरी वॉल। सीड कोट किसके साथ फ्यूज्ड है बेटा? ओवरी की वॉल के साथ फ्यूज्ड है, तो हम इसे कहते हैं कैरियोप्सिस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।